जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स पीवाईक्यू के बारे में। 2023 का पेपर है, जैसा आप सब लोग जानते हैं। सवाल नंबर 31 है। इसमें दोस्तों आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और मेरा बस सिर्फ एक ही वो है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी को 15 साल का पीवाईक्यू दिया जाए हिंदी इंग्लिश में, और समझाया जाए कि पेपर किस तरीके से आता है, किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से, किस मतलब पेपर का क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, हर एक चीज़ हम लोग जानेंगे, ठीक है। लास्ट में कि कितना सवाल कौन सब्जेक्ट पूछा गया, क्या कौन से टॉपिक से पूछा गया, सारे डाउट आप सभी के क्लियर हो जाएंगे। कितने सवाल करंट अफेयर के हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 31 से इसमें कहा गया है कि एक मिनट जाइए। प्रश्न नंबर 31 जो है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। अब उत्तर के बारे में पहले बात कर लेते हैं। उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल 1 पॉइंट वाला सही होगा। यानी हम बात करें तो इस सवाल के बारे में तो सिर्फ पहला वाला पॉइंट सही होगा। देखिए, इसमें मैं विस्तार से बात करने वाला नहीं हूँ, इसके चक्कर में मत रहिए कि मैं हर एक चीज़ ओपनली बात करूँगा। मैं सवाल को पढ़ूंगा, थोड़ा बहुत समझाऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, करंट अफेयर्स से कैसे टॉपिक पे सवाल आते हैं, क्या आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। और यही सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ सवाल नंबर 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 1। इसमें लिखा है कि वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय सुधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास एवं लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। अब इसको इंग्लिश में हम लोग देख लें तो इंग्लिश में सवाल है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना आसान शब्द लगा है इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। वैसे फिलहाल मैं भी इंग्लिश मीडियम का ही छात्र हूँ, तो मेरे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफ़ी आसान लग रहा है। अब जैसे उत्तर के बारे में बात करें, जैसे वहाँ पर हम लोगों ने बात किया कि पॉइंट नंबर 1 सही है, जैसे उसी तरह पॉइंट नंबर 1 देख सकते हैं। द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट एन एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट बेस्ड ऑन द ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड ऑन रीजनल इंप्रूवमेंट, ठीक है, देख सकते हैं। भाई बात करते हैं प्रश्न नंबर 32। इसमें कहा गया कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो या किस प्रकार का विकास कहलाएगा। बहुत शानदार सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। 32 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सतत विकास, ठीक है। इसको इंग्लिश में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। हिंदी वाले हिंदी देखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश देखें, ठीक है। इसे क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, सतत विकास। इसको एक भाषा और कह सकते हैं, धारणीय विकास। सतत विकास और धारणीय विकास एक ही है। इसको इंग्लिश में देख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। प्रश्न नंबर 33 इसमें कहा गया है भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वर्क के लंदन एक मिनट जाइए, 1 मिनट, हाँ, लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है। अभी देखिए, ये है दोस्तों सवाल करंट अफेयर का। अब आप सोच रहे हो कि सर ये 2023 का सवाल है, ये करंट अफेयर पूछा जा चुका, तो मेरे किस काम। यहीं पर आप सभी लोग गलती करते हैं। देखिए, करंट अफेयर किस तरीके से पूछा गया कि कोई भी इंसान अगर भारत का अगर वो कहीं पर कुछ चुना जाता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है, मंत्री चुना जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो ऐसे सवाल पूछने जाने की संभावना ज़्यादा है। या फिर किसी अचर्चित देश में कोई चुनाव होता है, वहाँ पर कोई राष्ट्रपति चुना जाता है या प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, तो ऐसे चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे सवाल पर ज़्यादा फोकस किया करो। प्रश्न नंबर 33 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुनील चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ होना चाहिए था ना, बी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, पीडे बनाते वक्त ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सुनील चोपड़ा। इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, वीडियो को रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 34 से इसमें कहा गया निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम अनुसार यानी कह सकते हैं कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिर तक। देखिए, कालक्रम में करना यानी कि कालक्रम में यानी सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ठीक। 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। अब इसके उत्तर के बारे में हम लोग बात कर लें दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 34 है ना, 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर ए है यानी कि, एक मिनट जाइए, ए है यानी कि ये वाला, यानी 4 1 2 3, यानी हम पहले 4 आएगा यानी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक, फिर है प्रारूप समिति की नियुक्ति, फिर है भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया, और तीसरा है भारतीय संविधान के प्रावृत्त होने की तिथि। तो ये चीज़ ध्यान देना। अब भाई इसके थोड़ा एक एक पॉइंट पर हम लोग बात कर लेते हैं। अब भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कभी भी पूछा जा सकता है, तो मालूम होना चाहिए कि 9 दिसंबर 1946 को। फिर क्या आता है पॉइंट नंबर 1 यानी कि प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को। फिर पॉइंट नंबर 2 है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत तथा अधिनियमित किया, तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। और अंत में आता है कि भारतीय संविधान के प्रावृत्त होने की तिथि, तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950। सेम चीज़ आप लोग इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, अपने अनुसार देख सकते हैं। हिंदी के हो तो हिंदी, इंग्लिश में तो इंग्लिश, ठीक। प्रश्न नंबर 35 के बारे में बात करें, इसमें कि सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पूछा गया सही नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान देना, जहाँ 2023 लिखा है वहाँ पर आप 2024 डाल के गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यानी सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के बारे में आप लोग जाइए, तुरंत इस चीज़ को सर्च करिए और अपने नोटबुक में उसको आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पर करंट अफेयर का सवाल ऐसे ही आता है, ठीक है। यहाँ पर 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट कह सकते हो या 4 ऑप्शन कह सकते हो। उत्तर के बारे में बात करें तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फैशन ग्रोसरी जनरल मर्चेंडाइज 2023 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान
रखेंगे। तो फिलहाल ये 2023 का सवाल है, ये 2024 के लिए भी लागू होता है। क्यों? क्योंकि ये 2030 तक की बात की जा रही है। तो अगर आप 2024 का जाकर सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी जाहिर सी बात है 2030 तक ही रहेगा। तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब इसको आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जहाँ पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इकोनॉमिक सर्वे 2023 अबाउट सर्विस इज नॉट करेक्ट। यहाँ पूछा गया था नॉट करेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा जो करेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? बी सी डी कहीं ना कहीं करेक्ट होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में, पहले आप लोग इंग्लिश वाला अच्छे से देख लो। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया, एक तरफ दिया गया पोएट्स यानी कि जिन्होंने एक मिनट जिन्होंने पोएट्स मतलब कह सकते हो लेखक। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है बुक यानी कौन से लेखक ने कौन से बुक लिखी है, आपको वो मैच कराना है। तो इंग्लिश वाला पहले आप लोग देख लो, अब मैं हिंदी को पढ़ूंगा, उससे उत्तर आपको बताऊंगा। पहला आता है दायाबाई। तो दायाबाई का संबंध जो होगा, एक मिनट जाइए, 1 मिनट। इस सवाल में ये पूछा गया 36वें कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ मतलब सुमेलित मतलब कौन सा संबंधित नहीं है। तो इस सवाल के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा गंगाबाई का जो संबंध है वो गणेश देव लीला से नहीं होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो गंगाबाई जी जो थी वो गणेश देव लीला नहीं लिखी हैं। तो सवाल क्या पूछा गया? जो सुमेलित ना हो। तो इस सवाल के हिसाब से यही वाला सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, यानी उत्तर यही हो जाएगा। इसका मतलब आप लोग क्या समझे कि अगर सवाल में पूछा गया था जो सुमेलित ना हो, तो हम लोगों ने तो बात किया कि गंगाबाई का संबंध इससे हो जाएगा, यानी कि गंगाबाई ने गणेश देव लीला नहीं लिखा, यानी कि सवाल के हिसाब से ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं दयाबाई का संबंध हो जाएगा विनय मल्लिका से। यानी दयाबाई ने विनय मल्लिका लिखा, ये बात सही है। सहजोबाई ने आसरोड बेली की कविता लिखा है, नहीं माफ़ करिए, सहजोबाई ने सहज प्रकाश लिखा है और सोन कुमारी ने सरोड बेली की कविता लिखा है। तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 से इसमें कहा गया कि कैप्टन हॉकिंग्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। यहाँ ये पूछा गया कौन सा सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 में देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 है। एक में है कि वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में हमें भारत आया। ठीक है, दूसरा वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। अब 2 पॉइंट है। ठीक है, अब उत्तर के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ना तो 1 है ना तो 2 है। यानी कि अगर हम बात करें तो दोनों पॉइंट जो है कैप्टन हॉकिंग से संदर्भ में या फिर संबंधित नहीं है। ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब एक चीज़ ध्यान देना, कैप्टन हॉकिंग्स जेम्स प्रथम का राजदूत था। कौन था? कैप्टन हॉकिंग्स जो था जेम्स प्रथम का राजदूत था। पहली चीज़ तो ये जानो। और वो भारत जब आया था तो 24 अगस्त 1608 को भारत आया था। कहाँ आया था? सूरत में आया था। तो ये चीज़ सही होना चाहिए। ठीक है, सेम चीज़ आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हो। ठीक, 38 में आ जाओ। इसमें निम्नलिखित पेशाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम अनुसार सेम चीज़ जैसे हम लोगों ने कई बार बात किया है। 38 के बारे में बात करें तो सबसे पहले उत्तर जान लेते हैं। तो उसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहले आएगा बालाजी विश्वनाथ, जिनका कार्यकाल 1713 से 1720 तक। फिर आएगा बाजीराव प्रथम, इनका कार्यकाल 1720 से 1740। फिर आएगा माधवराव प्रथम, इनका कार्यकाल 1772 से 1773। फिर आएगा नारायण राव, इनका कार्यकाल 1772 से लेकर 1 मिनट थोड़ा सा गलत हो गया है। बालाजी विश्वनाथ का हो जाएगा 1713 से लेकर 1720, ये सही है। बालाजी राव प्रथम का हो जाएगा 1720 से लेकर 1740। फिर माधवराव प्रथम का हो जाएगा 1761 से लेकर 1772 और नारायण राव का हो जाएगा 1772 से लेकर 1773। तो ये चीज़ ध्यान देना, थोड़ा सा नारायण राव और माधवराव में कन्फ्यूजन हो गया था। खैर कोई बात नहीं, इसको आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 39 के बारे में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या पूछा गया? बढ़ते क्रम में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत, यानी सबसे छोटे से सबसे बड़ा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मरुस्थल के नाम। पहला क्या है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल, फिर है अरेबियन, फिर सहारा, फिर गोबी। अब यहाँ क्या बताना है? सबसे छोटा क्या होगा, फिर बड़ा क्या होगा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक, अब आइए जान लेते हैं। पहले जानते हैं ऑप्शन में सही क्या होगा, तो उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे। 39 के बारे में बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बी तो फिलहाल यही होगा, लेकिन गलती से इसके सामने बी नहीं लिखा हुआ है। बी आप लोग लिख सकते हैं, 1 मिनट, ये वाला 1 4 2 3। अब आइए फिलहाल उत्तर जान लेते हैं। सबसे छोटा क्या होगा? 1 4 2 3 है ना। सबसे हो जाएगा ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, फिर क्या है 4, फिर है गोबी मरुस्थल, फिर क्या है, फिर है अरेबियन मरुस्थल, सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल, ये तो हम जानते ही हैं। तो इन चारों में सबसे छोटा कौन सा था? तो है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। फिर उससे बड़ा कौन सा है? गोबी। फिर उससे बड़ा कौन है? अरेबियन। और चारों में सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा। और सहारा वैसे भी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब एक चीज़ ध्यान देना, अब ये जो सवाल आया, अब एक चीज़ ध्यान देना कि
सहारा मरुस्थल कहाँ, ये चीज़ जान लो, गोबी मरुस्थल कहाँ, ये जान लो। इस ऐसे चीज़ों को तुरंत सर्च कर लिया करो। ऐसे क्या होता है, आपको एक सवाल से कई ज़्यादा सवाल मिल जाते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 के बारे में। इसको आप लोग इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 40 से इसमें कहा, बात करें प्रश्न नंबर 40 के बारे में, तो इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का प्रकार है। 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 यहाँ पर आप लोग सब लोग देख सकते हैं। उत्तर के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी यानी कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। इसको आप सब लोग इंग्लिश में भी यहाँ देख सकते हैं। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ऑप्शन था, 1 2 3, यानी कि एब्सोल्यूट अपॉवर्टी, 1 मिनट, रिलेटिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 41 के बारे में। इसमें कहा गया वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 कौन से अधिकारी होता था। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है। 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 41 में। ठीक है, भाग 2 का संबंध अगर है दोस्तों तो वो हो जाएगा राजस्व कर जमा करने वाला। अब राजस्व कर जमा करने वाला कहाँ है, तो ये है। तो भाग 2 जो थे वैदिक कालीन में, वो ऐसे अधिकारी होते थे जिनके पास राजस्व कर जमा होता था या फिर खुद जमा करते थे। ठीक है, अच्छा ये तो हम लोगों ने जान लिया। अभी 2-4 और जान लेते हैं भाई, कभी भी पूछा जा सकता है। एक होता है दोस्तों वज्रपति, किसको कहा जाता है, कभी पूछ ले। मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एक होता है वज्रपति, तो दोस्तों ये होते हैं चारागाह भूमि का अधिकारी। एक होते हैं ग्रामीणी, तो वो होते हैं गाँव के प्रमुख। एक होते हैं अश्पश, यहाँ लिख देता हूँ अश्पश, तो अश्पश वो होते हैं दोस्तों जो दूध समाचार वाहक। फिर एक होते हैं अछुआप, जो जिसे हम लोग लेखपाल कहते हैं, अछुआप। फिर एक होते हैं सुत, जिसे हम कहते हैं सारथी। एक होते हैं जियोग्राफ, वो होते हैं पुलिस अधिकारी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो जरूर लिख देना। नहीं, एक चीज़ है, पहले हम लोगों लास्ट में भी ये बात कर लेते हैं कि कितना सवाल पूछा गया कौन से सब्जेक्ट से। ठीक है, पहले ये बात कर लेते हैं, फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अब अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आए, तो इन्वायरमेंट से हम लोगों ने 2 सवाल किए हैं, और इकोनॉमिक्स से 2 सवाल, हिस्ट्री से 3, ज्योग्राफी से 1, पॉलिटी से 1, करंट से हम लोगों ने एक सवाल किया है, और बुक से संबंधित 1 सवाल है। और बुक से संबंधित पीसेस में 2-3 सवाल तो नॉर्मली पूछता है। और स्पोर्ट्स से भी कई सारे सवाल आते हैं। तो फिलहाल हम लोग ऐसे धीरे धीरे बात कर रहे हैं। तो 11 सवाल में से इतने सवाल हम लोगों ने किया। तो दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।